नमस्कार। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो भारत की एक कह सकते हैं बहुरंगी तस्वीर पेश करते हैं। इसमें कला है, इतिहास है, संविधान के पन्ने हैं और विज्ञान की भी एक झलक है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को जानना नहीं है, नहीं, बल्कि इन्हें जोड़कर ये समझना है कि भारत अपनी पहचान को कैसे परिभाषित करता है, कैसे सहेजता है और दुनिया के सामने कैसे रखता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि हर तथ्य मतलब चाहे वो किसी कलाकार के बारे में हो या किसी कानूनी संशोधन के बारे में, हाँ, वो इसी बड़ी कहानी का एक हिस्सा है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत क्या है और क्या बनना चाहता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत कला और संस्कृति से करते हैं। हमारे स्रोतों में दो महान कलाकारों का जिक्र है, डॉक्टर तीजन बाई और पंडित शंभू महाराज। बिल्कुल। पहले बात तीजन बाई की करते हैं। वो छत्तीसगढ़ की पंडवानी कला के लिए जानी जाती हैं। जी। उन्हें पद्मश्री से लेकर पद्म विभूषण तक और जापान के फुकुओका पुरस्कार जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। हाँ। एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है, क्या? पंडवानी जैसी कला जो एक खास इलाके की लोक परंपरा है ना? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की। हाँ, तो उसे जापान या यूरोप में बैठे दर्शक कैसे समझते होंगे? मतलब ऐसा क्या है उनकी कला में जो भाषा और संस्कृति की सीमाओं को पार कर जाता है? यही तो उनकी कला का जादू है। देखिए, तीजन बाई सिर्फ महाभारत की कहानी सुनाती नहीं है, अच्छा, वो मंच पर हर किरदार को जीती हैं। हाँ, वो भीम की गदा की गूंज भी हैं और द्रौपदी का दर्द भी। उनकी ऊर्जा, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, वो एक ऐसा अनुभव रचती हैं जो किसी भी भाषा से परे है। सही है। ये हमें बताता है कि इन प्राचीन कहानियों में जो भावनाएं हैं, साहस, धोखा, प्यार, कर्तव्य, वो सार्वभौमिक हैं। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक तरह का मानवीय जुड़ाव है। चाली कला को सलाम कर रही है जो हम सबको जोड़ती है। अब लोक कला की इस दुनिया से शास्त्रीय नृत्य की ओर चलते हैं। पंडित शंभू महाराज जी। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि वो कथक के लखनऊ घराने से थे, जयपुर घराने से नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। आम सुनने वाले के लिए ये छोटी सी जानकारी लग सकती है, लेकिन कला की दुनिया में घराना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? इसे समझने के लिए एक फिल्म का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए दो फिल्म निर्देशक हैं, दोनों के पास एक ही कहानी है, लेकिन एक निर्देशक अपनी फिल्मों में किरदारों के मन की गहराइयों पर, उनकी खामोशी पर जोर देता है। दूसरा तेज एक्शन, भव्य सेट और तकनीकी कमाल पर। दोनों एक ही कला से जुड़े हैं, पर उनकी शैली, उनकी सोच बिल्कुल अलग है। अच्छा, समझा। घराना भी कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ एक परिवार या शहर नहीं, बल्कि कला का एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है। तो लखनऊ और जयपुर घराने में क्या फर्क है? लखनऊ घराना अभिनय, भाव और नजाकत पर जोर देता है, जबकि जयपुर घराना लयकारी और मुश्किल फुटवर्क के लिए जाना जाता है। इसलिए सही घराना जानना मतलब उस कलाकार के कलात्मक दर्शन को समझना। ये बहुत अच्छी तरह से समझ आया। तो ये कलाकार अपने अपनी कला के जरिए भारत की सांस्कृतिक पहचान को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, और इसी पहचान को सहेजने का काम वैश्विक स्तर पर यूनेस्को भी कर रहा है। बिल्कुल। स्रोतों में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची का जिक्र है। जी। यह सूची सिर्फ इमारतों या स्मारकों के लिए नहीं है, बल्कि उन जीवंत परंपराओं के लिए है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। जैसे कि मंत्रोच्चार, कोई त्योहार मनाने का तरीका या कोई प्रदर्शन कला। और भारत की कई परंपराओं को इसमें जगह मिली है, जैसे 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा। हाँ, और हाल ही में 2023 में गुजरात के गरबा को। गरबा इस सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं विरासत है। सही। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे एक तरफ तीजन बाई जैसी कलाकार एक परंपरा को दुनिया तक ले जाती हैं और दूसरी तरफ यूनेस्को जैसी संस्था उसे वैश्विक मान्यता देती है। और ये सिर्फ अमूर्त यानी इंटेंजिबल विरासत तक सीमित नहीं है। हाँ, मूर्त विरासत भी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत के 44 मूर्त स्थल भी हैं, जिनमें ताजमहल और आगरा का किला और अजंता एलोरा की गुफाएं शामिल हैं। ये सब तो 1983 में ही शामिल हो गए थे, सबसे पहले। जी। ये दिखाता है कि भारत की पहचान कितनी बहुआयामी है। एक तरफ हजारों साल पुराने स्मारक हैं, तो दूसरी तरफ गरबा जैसा जीवंत उत्सव जो आज भी हर गली मोहल्ले में मनाया जाता है। बिल्कुल।
तो आज हम इन धरोहरों को गर्व से दुनिया के सामने रखते हैं। हाँ, लेकिन ये सोचकर शिहरन होती है कि एक वक्त था हाँ। जब भारत की इस पूरी पहचान और उसके भविष्य पर ही एक सवालिया निशान लगा हुआ था। आप स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, ये हमें सीधे उसी दौर में ले जाता है जहाँ लोग सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी खुद लिखने के हक के लिए लड़ रहे थे। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अध्याय था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HRA। जिसका गठन 1924 में कानपुर में हुआ था। जी, ये युवा क्रांतिकारी सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहते थे, वे एक समाजवादी गणराज्य का सपना देखते थे। HRA का नाम आते ही 9 अगस्त 1925 का काकोरी ट्रेन एक्शन। हाँ, काकोरी ट्रेन एक्शन याद आता है। क्रांतिकारियों ने ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया। यह सिर्फ पैसों के लिए की गई डकैती नहीं थी, है ना? इसके पीछे का मकसद क्या था? इसका मकसद बहुत बड़ा और कह सकते हैं प्रतीकात्मक था। अच्छा। ये ब्रिटिश राज के अजेय होने के भ्रम को तोड़ना था। ये एक संदेश था कि भारतीय युवा चुप नहीं बैठेंगे और वे सीधे साम्राज्य की सत्ता को चुनौती देने से नहीं डरते। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह जैसे नायकों को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने क्रांति की आग को और भड़का दिया। और इसी दौर में एक तरफ ये क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था तो दूसरी तरफ गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन जोर पकड़ रहा था। हाँ, स्रोत हमें 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह की याद दिलाते हैं। जी, ये दो रास्ते, एक हिंसा का, दूसरा अहिंसा का, जी। क्या ये एक दूसरे के विरोधी थे या किसी तरह एक दूसरे के पूरक थे? ये एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प सवाल है। देखिए, सार्वजनिक तौर पर तो कांग्रेस और गांधी जी ने हमेशा क्रांतिकारी हिंसा की निंदा की। हाँ, विचारधारा के स्तर पर वे अलग थे। बिल्कुल अलग थे, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि क्रांतिकारियों की गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार पर एक अलग तरह का दबाव बनाया। मतलब एक डर पैदा किया। हाँ, एक डर कि अगर उन्होंने नरमपंथियों या गांधी जी की बात नहीं मानी तो हालात और बिगड़ सकते हैं, हिंसा बढ़ सकती है। तो कह सकते हैं कि अनजाने में ही सही, एक की कार्रवाई दूसरे के लिए मोलभाव करने की गुंजाइश बना रही थी। लेकिन लक्ष्य एक ही था, आजादी। लक्ष्य एक ही था। और नमक सत्याग्रह ने तो आजादी की इस लड़ाई को घर घर तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, 24 दिन की वो पदयात्रा साबरमती से दांडी तक, उसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। और इस आंदोलन का अंत हुआ गांधी इरविन समझौते से। जी, 5 मार्च 1931 को हुआ ये समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। बहुत बड़ा। पहली बार वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के साथ बराबरी के स्तर पर बांटकर समझौता किया था। भले ही इस समझौते से सब कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि अब भारत की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आजादी की लड़ाई ने भारत को एक राजनीतिक पहचान दी और स्वतंत्रता के बाद इस पहचान को एक कानूनी और संस्थागत ढांचा देने की जरूरत थी। और यहीं पर हमारे संविधान की भूमिका आती है। बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है संविधान के संशोधन, जैसे 2003 का 92वां संशोधन। हाँ, इसके जरिए 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गईं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। क्या संदेश है? कि भारत की पहचान किसी एक भाषा से नहीं बल्कि इन सभी भाषाओं के गुलदस्ते से बनती है। इसी सिलसिले में एक और संशोधन मेरे ध्यान में आया, 96वां संशोधन। इसमें उड़िया शब्द को बदलकर ओडिया कर दिया गया। ये तो और भी छोटा बदलाव है, क्या इसके पीछे भी कोई बड़ी कहानी है? हाँ, और ये कहानी सम्मान की है। सम्मान। ये इस बात को स्वीकार करना है कि एक समुदाय अपनी भाषा को कैसे पुकारता है, कैसे लिखता है, ये उसका अधिकार है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांतों की बात नहीं करता, बल्कि वो भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता की छोटी छोटी बारीकियों का भी सम्मान करता है। बिल्कुल, ये विविधता में एकता के सिद्धांत को जमीन पर उतारने जैसा है। और ये सम्मान सिर्फ भाषा तक ही सीमित नहीं है। स्रोतों में अनुच्छेद 371A का भी जिक्र है, जो नागालैंड को विशेष दर्जा देता है। सही कहा। ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि नागा समुदाय से जुड़े पारंपरिक कानूनों और सामाजिक प्रथाओं में संसद सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये फिर से वही संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय पहचान के बीच
एक संतुलन बनाने की कोशिश। तो संविधान ने एक आदर्श ढांचा तैयार किया, लेकिन इस ढांचे को जमीन पर चलाने और उसे भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से बचाने के लिए मजबूत संस्थानों की जरूरत थी। बिल्कुल। और यहीं पर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC जैसी संस्थाओं का जिक्र आता है। इसकी स्थापना तो 1964 में ही हो गई थी। जी, संथानम समिति की सिफारिशों पर। ये आज़ादी के कुछ ही साल बाद की बात है। ये दिखाता है कि हमारे नीति निर्माता इस बात को लेकर कितने सजग थे कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी काफ़ी नहीं है। हाँ, कि वो तब तक अधूरी है जब तक शासन में पारदर्शिता और ईमानदारी ना हो। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसी निगरानी संस्थाओं का होना बहुत जरूरी है। तो आज हमने भारत की पहचान से जुड़ी एक लंबी यात्रा तय की है। हमने देखा कि कैसे तीजनबाई जैसे कलाकार इसे अपनी कला से दुनिया में पहुंचाते हैं, कैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, और कैसे हमारे संविधान ने इस विविधतापूर्ण पहचान को एक कानूनी शक्ल दी। ये वाकई में दिखाता है कि ये अलग अलग दिखने वाले तथ्य असल में एक ही माला के मोती हैं। बिल्कुल। संस्कृति, इतिहास और शासन, ये सब मिलकर ही भारत की पूरी कहानी कहते हैं। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। बताइए। हमने यूनेस्को की धरोहर सूची की बात की, जिसमें मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की विरासतें हैं। जी। हमने चिल्का झील का भी जिक्र किया, जो भारत की पहली रामसर साइट बनी। हाँ, आर्द्र भूमि संरक्षण स्थल। और दूसरी तरफ हमने संविधान के अनुच्छेदों और CVC जैसे संस्थानों की बात की, जो नियम और कानून लागू करते हैं। सही है। तो ये सोचने पे मजबूर करता है कि किसी स्थान, परंपरा या भाषा को विशेष दर्जा या धरोहर का टैग दे देने और जमीनी स्तर पर उसे सच में संरक्षित करने की वास्तविकता में कितना फासला है। ये बहुत गहरा सवाल है। क्या ये घोषणाएं और लेबल लगाना ही मंजिल है, या असली और ज्यादा मुश्किल सफर तो उसके बाद शुरू होता है?